हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट बायोलॉजी का जीव जगत। क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक है ये। इसे हम सजीव जगत भी बोल सकते हैं। तो सजीवों के कुछ लक्षण हैं जो कि इस एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में है, और नीट के सिलेबस के अंदर भी एनटीए ने जो दिया उसके अंदर भी इसका थोड़ा लिविंग के बारे में कुछ दिया हुआ है। तो हमें इसके लक्षण भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पे आता है इसमें वृद्धि। वृद्धि सजीव में भी होती है और निर्जीव में भी होती है। सजीव में होती है धनात्मक और आंतरिक वृद्धि, यानी इनसाइड में वृद्धि होती है, लेकिन जो निर्जीव है, निर्जीव में वृद्धि कैसे होगी? धनात्मक होगी लेकिन ऋणात्मक होगी। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, और वो बाहरी वृद्धि होती है। यानी मान लो एक ऐसे सिंपल जगह है, वहाँ पे मिट्टी आके वो बहुत बड़ा टीला बन गई, तो वो हो गई बाहरी वृद्धि। आंतरिक वृद्धि हमारे अंदर सेल्स बढ़ रही है, इस टाइप से पूरी आंतरिक वृद्धि होती है। तो वृद्धि को हम ये नहीं बोल सकते कि ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, क्योंकि निर्जीवों में भी होता है। सेकंड पे आता है जनन। जनन लैंगिक और अलैंगिक दो प्रकार का होता है। अब यहाँ पे इसको भी नहीं बोल सकते कि ये विशिष्ट लक्षण है सजीवों का, क्योंकि कुछ सजीवों के अंदर ये जैसे अनुपस्थित होता है। जैसे खच्चर हो गया, बंदे हो गए, नर बंदे जो भी बांझ होते हैं, बांझ दंपति और श्रमिक मधुमक्खी होती है, उसके अंदर भी जनन नहीं होता। तो इसको भी नहीं बोल सकते कि ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। देन यहाँ पे देखते हैं कि कोशिकीय आधार। कोशिकीय आधार का मतलब सेल से टिश्यू बनता है, उससे ऑर्गन बनता है, फिर मल्टी सेलुलर एनिमल या फिर एक ही सेल से बना हुआ, ये कोशिकीय आधार है। ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण के अंदर आता है, सजीवों को ये डिफाइन कर सकता है। फिर आता है उपापचय अभिक्रिया। सबसे ज़्यादा जो विशिष्ट लक्षण है जो सिर्फ सजीवों में पाया जाएगा, उसका कोई भी अपवाद नहीं है, तो वो है उपापचय। ये सिर्फ सजीवों में होता है, तो ये सजीवों का सबसे प्रमुख विशिष्ट लक्षण है जो कि बिना अपवाद के है। फिर आती है चेतना, यानी पर्यावरण के प्रति अभिक्रिया या फिर रेस्पॉन्स। ये जो चेतना है, इसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं हम। ये भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है जो कि सजीवों के अंदर ही पाया जाता है। इसका भी ऐसे कोई अपवाद नहीं है। लेकिन एक इसमें और आती है कि आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, वो सिर्फ मनुष्य का ही गुण है, मनुष्य के अंदर ही आता है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो कोमा पेशेंट होता है वो सजीव होता है, क्योंकि उसके अंदर उपापचय हो रहा है, कोशिकीय आधार भी उसके अंदर होता है। तो पहले वाले दो लक्षण ये सजीवों के विशिष्ट लक्षण नहीं आते। अब अगर मैं ऑप्शन में सबसे पहले सजीवों के विशिष्ट लक्षण में अगर उपापचय दिया हुआ है, तो इसमें राइट आंसर वही होगा, क्योंकि इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। फिर सेकंड पे देखें तो कोशिकीय आधार वाला आएगा, और थर्ड पे यहाँ पे चेतना, सजगता, ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। आत्मचेतना तो सिर्फ मनुष्य का ही गुण है। देन यहाँ पे है जीव जगत। यहाँ पे एक वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, 20वीं सदी का डार्विन है। वो एर्नेस्ट मेयर को कहा जाता है, जो कि 100 साल जिए थे। देन यहाँ पे इतना पैराग्राफ हमारे काम का नहीं है। जीव जगत में विविधता, तो विविधता की थोड़ी बहुत डेफिनेशन देख लेना आपकी। बहुत सारे अलग अलग टाइप के जीव जंतु पाए जाते हैं, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। फिर यहाँ पे एक और क्राइटेरिया दिया गया है यहाँ पे कि अब तक की ज्ञात और वर्णित स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक हो सकती है। और इतनी ज़्यादा स्पीसीज होती है, इस विविधता को ही जैविक विविधता कहते हैं। और या फिर इसको पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या या फिर पृथ्वी पर स्थित जीवों के प्रकार हम इसको कह सकते हैं। अगर इन 1.7 से 1.8 मिलियन में देखें तो 0.5 मिलियन तो इसमें पादप है, और 1.2 से 1.3 मिलियन इसमें आते हैं जंतु। बाकी दूसरे जो अन्य आते हैं वो बचे हुए के अंदर आएंगे। फिर यहाँ पे आता है नोमेनकल्चर या फिर नाम पद्धति। तो एक जीव का ऐसा नाम होता है जो कि किसी दूसरे का नहीं हो सकता, उसे ही पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में उसको उसी नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं, यानी उसका एक विशिष्ट नाम ही होता है। फिर यहाँ पे पौधों के वैज्ञानिक नाम के लिए एक यहाँ पे जो संस्था है उसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर, ICBN। इसका फुल फॉर्म याद रखना। और प्राणियों के नामकरण के लिए है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर, यानी ICZ। दोनों याद रखने हैं। फिर यहाँ पे आती है द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति दी थी कैरोलस लिनियस ने। इसको द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। द्विनाम पद्धति के अंदर क्या होता है? दो घटक होते हैं। पहला होता है वंश नाम और दूसरा होता है जाति संकेत पद। तो दो नाम हो गए, इसलिए इसे बोला जाता है द्विनाम पद्धति। कैरोलस लिनियस ने दी थी। और यहाँ पे आम का नाम देखें तो मेंजिफेरा इंडिका है।
तो इस नाम में मेंजिफेरा इसका वंश हो गया, इंडिका इसकी स्पीशीज या जाति संकेत पद हो गया। अब यहाँ पे इसके कुछ नियम है, द्विनाम पद्धति या फिर नामकरण करने के लिए कुछ नियम है। वो क्या है कि जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं। ये जो भी नाम हम लिखेंगे जैसे मेंजिफेरा इंडिका, तो ये इसका लैटिन भाषा के अंदर नाम होता है। इनको तिरछे अक्षरों के अंदर लिखा जाता है। थोड़ा सा इनको अगर इंग्लिश में लिखें तो यहाँ पे देख लो, ये बाकी से इसे थोड़ा तिरछा लिखा हुआ है। देन यहाँ पे इसका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा में व्युत्पन्न समझा जाता है। चाहे इनका उद्भव कहीं से भी हो, लेकिन इनका जो हम समझेंगे यहाँ पे तो इसे लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाएगा। फिर है कि जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द है वो जाति संकेत पद होता है। अभी देखा था पहले ही। फिर है कि हम अगर इसको हाथ से लिखेंगे तो हम उसको रेखांकित करेंगे, नीचे अंडरलाइन करेंगे अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो। अगर इसको छपाई में लिखेंगे, इसको कंप्यूटर से लिख रहे हैं तो उसको इटालियन या फिर तिरछा उसको लिखा जाता है। रे रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दर्शाता है। ये जो इनका हम ऐसे लिख रहे हैं उसको लैटिन टाइप में, इटालियन टाइप में लिख रहे हैं तो इसके लैटिन उद्भव को ये दर्शाता है कि मतलब इसका उद्भव लैटिन भाषा से हुआ। इसके अंदर नीचे अंडरलाइन करेंगे। फिर है कि पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए। पहले वाले का जो फर्स्ट है वो लेटर कैपिटल में होना चाहिए, दूसरे वाला का स्मॉल होना चाहिए। जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। मेंजिफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि पहला वाला बड़ा है, दूसरा वाला जो जाति है उसका छोटा है। फिर है कि जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे मेंजिफेरा इंडिका लिन लिख दिया लास्ट में, तो ये उसका है कि स्पीशीज का वर्णन लिनियस ने किया था, इसका मतलब ये है। फिर है कि वर्गीकरण का मतलब है कि वर्गीकरण वह प्रक्रिया जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके, यानी उसको बांट देना सुविधाजनक हो सके। फिर है कि इसके अंदर बहुत सारे वर्गों में इसको बांटा गया है, जैसे जगत, संघ, वर्ग, क्लास, फैमिली, कुल जो भी है उनको बांटा गया। तो इन सबको शब्दावली बोले या फिर इनकी डिक्शनरी है उसको टेक्सा बोला जाता है। इसके अलावा टेक्सा के अलावा भी इसको बोल सकते हैं हम वर्गक बोल सकते हैं, पद बोल सकते हैं यानी रैंक, टेक्सोन यानी वर्गक, कैटेगरी संवर्ग बोल सकते हैं, ग्रुप या इसको समूह बोल सकते हैं। जितने भी यहाँ पे सात है ये जो गण, ये सब इनको साथ में बोला जाता है, तो इनको आप साथ में बोल सकते हैं। फिर आता है कि वर्गीकरण के लिए कुछ जो वर्गीकी है, तो वर्गीकी क्या है, इसके आधार है यहाँ पे विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण, नाम पद्धति। तो इनका क्रम आपको याद रखना है और साथ में ये भी याद रखना है, विशेषीकरण करेंगे पहले, कैरेक्टराइजेशन करेंगे, लक्षणों की पहचान करेंगे, फिर यहाँ पे पहचान करेंगे यानी उसका आइडेंटिफिकेशन देंगे उसको, फिर उसका वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन कर देंगे और फिर उसको नाम पद्धति देंगे और फिर इसका वर्गीकरण हम यहाँ पे कर देते हैं, जो कि वर्गीकी या फिर वर्गीकरण विज्ञान के ये आधार है। वर्गीकी ये कैरोलस लिनियस ने दी थी। देन यहाँ पे आती है वर्गीकरण पद्धति यानी सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स में क्या आता है, वर्गीकी आती है। वर्गीकी के साथ में जो जैव विविधता थी 1.7 से 1.8 मिलियन जो देखी थी वो, और साथ में जीवों के मध्य जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होते हैं, उनके मध्य संबंध होते हैं, उनका अध्ययन करना ही वर्गीकरण पद्धति या फिर सिस्टमेटिक्स कहलाता है। सिस्टमेटिक्स शब्द है वो लैटिन भाषा सिस्टमा से आया है और इसका अर्थ है कि जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टमा नेचर चुना। इम्पोर्टेंट है, लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का या फिर बुक का जो टाइटल है वो सिस्टमा नेचर चुना था। फिर यहाँ पे आते हैं वर्गीकी समवर्ग। तो वर्गीकी समवर्ग यहाँ पे देखते हैं तो हम 7 होते हैं। ये जो वर्गीकी समवर्ग है वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं, सारे मिलकर इनको बोले तो वर्गीकी पदानुक्रम। और प्रत्येक को हम यहाँ पे टेक्सोन बोल सकते हैं, रैंक बोल सकते हैं, कैटेगरी बोल सकते हैं या फिर ग्रुप बोल सकते हैं। इसमें 7 आते हैं जिनको हम ये सब साथ में बोल सकते हैं। टेक्सा भी बोल सकते हैं जो कि यहाँ पे प्लूरल है। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक आता है जगत, किंगडम, संघ, फाइलम, और वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस, जाति, स्पीसीज। टोटल 7 है। इनको हम अलग अलग बोल सकते हैं। ये रैंक है, कैटेगरी है, ग्रुप है और टेक्सोन है। तो फिर आते हैं यहाँ पे कि ये समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता और विविधता को पहचानने में ये सहायता करते हैं। सबसे यहाँ पे देखिए कि आधारभूत जो इसकी इकाई है वो है यहाँ पे स्पीसीज। सबसे नीचे आधारी इसकी इकाई है स्पीसीज, जाति आती है सबसे पहले छोटी इनमें, फिर इसके बाद वंश, इसे आगे बढ़ते हुए लास्ट में किंगडम आता है। सबसे बड़ा यहाँ पे जो भी है वो जगत है, किंगडम।
ट्रिक है इनकी कीप पोट क्लीन और फैमिली गेट सिक, यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये इनकी ट्रिक हो गई। सातों को ऐसे याद रखना है क्रम से। फिर आती है फर्स्ट वन यहाँ पे स्पीसीज, यहाँ से नीचे से स्टार्ट करेंगे। पहले स्पीसीज पढ़ेंगे यानी जाति। जो जाति है इसको जॉन रे ने बताया था, और जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहा जाता है, यानी इनके बीच सबसे ज़्यादा समानता पाई जाती है जाति के अंदर। एक जो यहाँ पे पहले साइंटिस्ट का नाम पड़ा था एर्नेस्ट मेयर, उसने जाति का जैविक सिद्धांत दिया था, यानी बायोलॉजिकल स्पीसीज। और इनके अंदर क्या होती है, आकारी की समानता होती है, मौलिक समानता जिसे बोल सकते हैं। तो इसे टेक्सोनोमिक स्पीसीज यानी वर्गीकीय जाति इसको कहा जाता है। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में इसमें मतलब देखते हैं सबसे ज़्यादा समानता होती है इनमें, मतलब प्रजनन करने की क्षमता के आधार पर इसको बायोलॉजिकल स्पीसीज बोला जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो मेंजीफेरा यहाँ पे इंडिका है, सोलेनम ट्यूबरोसम है और पेंथेरा लियो है। इनके अंदर हम अभी हमने पहले पढ़ा था, पहला नाम होता है वंश का और दूसरा नाम जाति का। तो यहाँ पे इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो ये तीनों यहाँ पे जातियाँ हैं, और ये जाति वर्गीकी की आधारीय इकाई है, यानी सबसे पहले जाति से ही स्टार्ट होता है, बाद में ऊपर जाके सबसे यहाँ पे देखें तो जगत पे जाके ये ख़त्म होती है। तो वंश नेक्स्ट है हमारा। तो बहुत सारे वंश मिलकर वंश के अंदर क्या होता है कि इससे जो भी संबंधित जातियाँ थी, ऊपर जितनी भी जातियाँ थी वो एक वंश के अंदर, मतलब बहुत सारी जातियाँ हैं वो एक वंश के अंदर आती है। जैसे यहाँ पे वंश देखें हम तो संबंधित ये स्पीसीज का वर्ग होता है। स्पीसीज के गुण है अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना के अंदर समान होते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे आलू, टमाटर, बैंगन ये सब हो गए। तो इनका वंश कौन हो गया, यहाँ पे सोलेनम हो गया। फिर यहाँ पे जो शेर, चीता और पारडस, इनमें इनके अंदर वंश हो गया पेंथेरा। सबके अंदर पेंथेरा है आगे वाला। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे वंश का नाम था, दूसरा वाला जाति है। तो यहाँ पे बहुत सारे वंश के अंदर बहुत सारी जातियाँ आती है। एक वंश के अंदर बहुत सारी जातियाँ आगे, जैसे सोलेनम के अंदर यहाँ पे आलू, टमाटर, बैंगन, इनमें सबके अंदर ये सोलेनम इनका वंश है। फिर आता है कुल। कुल यहाँ पे होता है कि कुल के अंदर संबंधित वंश आते हैं, और ये किस पे आधारित है, पौधों के कायिक और जनन गुण के आधार पर यह आधारित है। इम्पोर्टेंट है, नीट में पहले पूछा गया है। अब जैसे बहुत सारे जो वंश थे उनको एक कुल में रखते हैं, तो इसके अंदर देखते हैं कि जो सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा ये तीनों वंश थे, इनको सोलेनेसी कुल के अंदर रखा गया है। जबकि यहाँ पे प्राणी वंश है उसके पेंथेरा होता है, और फेलिस बिल्ली के साथ फेलिडी कुल के अंदर इनको रखा गया है। तो यहाँ पे दो कुल हो गए, कैनिडी और फेलिडी। तो यहाँ पे फेलिडी के अंदर आती है कैट फैमिली और कैनिडी के अंदर आती है डॉग फैमिली। साथ में यहाँ पे सोलेनेसी देखें तो सोलेनेसी में सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा ये सब आते हैं। फिर आता है यहाँ पे गण। तो गण है, गण के अंदर संबंधित कुल आते हैं। प्राय गण तथा अन्य उच्चतर वर्गीय समूह की पहचान लक्षणों के समूह के आधार पर कहते हैं। इनकी पहचान किस आधार पर आती है, लक्षणों के समूह के आधार पर। और यहाँ पे इनका आधार देखें तो पुष्पों में, पादपों में इनका आधार है पुष्पी लक्षण के आधार पर। एग्जाम्पल में देखें तो पॉलीसोनियलस और कार्निवोरा दो गण हैं, जिनके इसके अंदर तो ये जो कॉन्वोल्यूलेसी आते हैं और सोलेनेसी आते हैं, जबकि कार्निवोरा गण के अंदर फेलिडी और कैनिडी कुल आते हैं। एक वर्ग के अंदर बहुत सारे गण आते हैं। तो यहाँ पे मेमिलिया वर्ग है, इसके अंदर जैसे कार्निवोरा गण आ गया, तो यहाँ पे मेमिलिया वर्ग है और इसके अंदर संबंधित गण आते हैं। प्राइमेटा भी है। देन यहाँ पे नेक्स्ट है संघ या फिर फाइलम। फाइलम के अंदर जो संबंधित वर्ग या फिर क्लास है वो आते हैं। अगले उच्चतर समूह जिसे संघ कहते हैं, इनका निर्माण करते हैं, जैसे पछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी इसमें आते हैं। मतलब बहुत सारे वर्ग इसके अंदर इंक्लूड होकर संघ या फिर फाइलम बनाते हैं। जैसे एक हम देखें बड़ा कि संघ, जैसे कि जो प्राणी जगत है उस चैप्टर से कि आर्थ्रोपोडा संघ होता है वो सबसे बड़ा संघ होता है। एक कोर्डेटा आता है, कोर्डेटा के अंदर आते हैं कशेरुकी या फिर पृष्ठ रज्जु, नोटोकॉर्ड और पृष्ठ खोखले का तंत्र वाले इसमें आते हैं। फिर आते हैं इसमें जगत यहाँ पे देखें तो हमारे जो आर.एच. व्हिटेकर था उसने 5 जगत प्रणाली दी, तो पांचों जगत इस जगत के अंदर आएंगे। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु हो गए 5। तो मोनेरा इसमें ओनली प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे हैं यूकैरियोटिक।
फिर हम यहाँ पे देखें इनको आरोही क्रम में पदानुक्रम व्यवस्थित इनको किया गया है, यानी पहले जाति, फिर वंश, फिर कुल, फिर गण, वर्ग, संघ, जगत। यहाँ पे भाग या डिवीजन पादप वाले को बोलेंगे, अगर जंतु है तो उसको संघ बोलेंगे। तो ये इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, अवरोही में ऐसे हो जाएगा। और साथ ही हम देखें नीचे से ऊपर जाने पर यहाँ पे समान लक्षणों की संख्या में कमी होती है, और ऊपर जैसे जैसे जाते हैं साथ ही इसमें जीवों के मध्य आपसी संबंध है वो और ज़्यादा जटिल हो जाता है, यानी उनके अंदर संबंध स्थापित करना बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है। हम सेम से वो नहीं मिलते ज़्यादातर। सबसे नीचे जो टेक्सा होगा उसके सदस्यों में अधिक समान गुण होंगे, यानी जाति में सबसे समान, फिर वंश में, इस प्रकार से ऊपर जाने पे उसमें समान गुणों के अंदर कमी आएगी। फिर यहाँ पे ये जो है चार्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे घरेलू मक्खी से रिलेटेड 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये यहाँ पे 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे म्यूसिडी का कुल है घरेलू मक्खी, बाकी होमोनिडी मानव का कुल है, गण इसका प्राइमेटा हो गया, और वर्ग मेमिलिया हो गया। इंसेक्टा, तो ये तो तीनों ही इसमें, डिप्टेरा जो सबसे बड़ा गण है, इंसेक्टा सबसे बड़ा वर्ग है, और ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है। ये तीनों भी याद रखने हैं। साथ में आम का देखें तो एनारकर्डियसी, सेपिंडेलिस और डाइकोटिलियन यानी द्विबीजपत्री, मोनोकोटिलियन गेहूँ यानी एक बीजपत्री, पोएलस, पोएसी, ये चारों यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी पूरे ही आपको ये चार्ट याद रखना। ओके, थैंक यू, बाय।